Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. I hope you people are doing good. I hope you people are studying well. अब आपको मालूम है कि जीके में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं. आपने करंट अफेयर्स देखा है. अब अपन बात करने वाले हैं, वापस आ गए हैं अपन कंसेप्ट की दुनिया में. कंसेप्ट मतलब अपन वापस आ गए हैं अपनी एनिमल किंगडम में, ठीक है. और एनिमल किंगडम में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली. बाकी सब तो हमने एनिमल्स और जितने उसके प्रकार और फाइलम और ऑर्डर वो सब तो कुछ तो हमने पढ़ लिया. आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं उस थ्रेट का जो कि एनिमल किंगडम को हमारी वजह से है, राइट. अब आपको मालूम है ना कि जब हमने एपेक्स प्रेडेटर्स की बात की थी तो उसमें एक बहुत ही बड़ा दिल दुखाने वाला नाम था, और वो था जो मैंने रखा था वो था हमारा खुद का, ह्यूमंस का. हालांकि गूगल पे अगर आप देखेंगे तो एपेक्स प्रेडेटर ह्यूमंस नहीं होते, लेकिन ये रही बात साइंटिफिक उस पे, है ना, कि एपेक्स प्रेडेटर नहीं होते क्योंकि उनका खाना पीना अलग होता है, ब्ला 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 बात होती है गूगल पे जो दिया हुआ है, फैक्ट्स हैं. लेकिन एपेक्स प्रेडेटर हम इसलिए हैं क्योंकि हमसे ज़्यादा नुकसान कोई नहीं पहुंचाता जब बात करते हैं हम हंटिंग की या हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ को ख़त्म करने की. इस वजह से हम एपेक्स प्रेडेटर की लाइन में हैं, और हमने ये उम्मीद जताई थी कि भाई वाकई में एक दिन ऐसा आए कि जो गूगल की बात है उसके मुंह में घी शक्कर वो सही हो जाए और हम एपेक्स प्रेडेटर से बाहर आ जाए. हम जो ये ख़राब काम करते हैं ना, जो डिफॉरेस्टेशन का काम करते हैं, नेचुरल हैबिटेट्स ख़त्म करने का काम करते हैं और उन पोचिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, ये सब कुछ ख़त्म कर दें और हम भी जो पूरी दुनिया है उसका एक हिस्सा बन के रह सकें, राइट. अब खैर हम बात ये कर लेते हैं कि बात ये हो रही है कि इतनी डिटेल में क्यों पढ़ाया जा रहा है. भाई डिटेल में इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हमारा जो फोकस होता है मैग्नेट ब्रेन्स में वो ये होता है कि एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए और फुल लेंथ एजुकेशन मिलनी चाहिए. ये जो शॉर्ट टर्म काम होता है ना, एकदम जिसको बोलते हैं हम जल्दी का जो काम होता है ना, वो शैतान का काम होता है. पता है आपको, ये हमारे घर में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, आपने भी सुना होगा. तो हम पूरा कंसेप्ट पढ़ते हैं, A to Z कवर करते हैं, राइट. ताकि बात सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है कि लाइफ में आप एक बार एग्जाम देंगे और बात हो गई. बात यह है कि आप जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, उस कंटेंट की वैल्यू होनी चाहिए, और वो आपके साथ बहुत लंबे अरसे तक रहना चाहिए क्योंकि आपकी लाइफ बहुत लंबी है अभी, राइट. तो हम यहाँ पे ये ट्राई करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स में कि हम आपको पूरा नॉलेज दें, पूरा सब्जेक्ट जो है उसका जिसको बोलते हैं ना इन डेप्थ नॉलेज दें, डिटेल में नॉलेज दें. तो व्हाट वी डू हियर इज़ कि हम पूरा कंसेप्ट वाइज पढ़ते हैं, फिर हम उसमें जितनी भी चीज़ें हमें एग्जामिनेशन के हिसाब से ज़रूरी हैं हम वो भी समझते हैं, हम MCQs भी करते हैं, हम लाइफ स्किल्स भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं. और इसी तरह सिर्फ IGKO की बात नहीं हो रही है, या आप किसी भी सब्जेक्ट को देख लीजिए. यहाँ पे 2 चैप्टर्स पढ़ा के या 3 चैप्टर्स पढ़ा के ये नहीं बोला जाता कि भाई अब अगर आपको आगे पढ़ना है तो आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. कोई पैकेज, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है आपको पूरी एजुकेशन मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. और आपको ताकि हमारा जो फोकस है ना, जो हमारा एम्बिशन है, एम है, वो ये है कि कोई भी स्टूडेंट पूरे इंडिया में ऐसा ना रहे कि जिसको आप कहते हैं ना बेसिक जो राइट होती है यार वो एजुकेशन होती है. तो हम ये कम से कम चाहते हैं कि हम वो सुनिश्चित कर पाएँ कि हर बच्चे को कम से कम क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी एजुकेशन मिले अपने घर पे बैठ के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. तो इस जो हमारा जो मिशन है इसमें आपका सहयोग हमें ये चाहिए कि आप हमारे साथ पढ़िए ताकि आप बहुत अच्छा कुछ लाइफ में बड़ा कर सकें, ठीक है. तो जैसा मैंने कहा कि हम धीरे धीरे करेंगे, साथ में करेंगे, पूरा करेंगे. जल्दी जल्दी का काम नहीं करेंगे, वो शैतान का काम होता है. और अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो हम होंगे कामयाब, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता. तो अब जैसे कि आपने ये समझ लिया होगा, मैंने एक जो भूमिका बांधी थी उससे आपने ये अंदाजा तो लगा लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट में एनिमल किंगडम की, और एनिमल किंगडम में भी हम उसकी बात करने वाले हैं कि हम बात करने वाले हैं अब कि जो बिगेस्ट थ्रेट है वर्ल्ड लाइफ को, जो वाइल्ड लाइफ को या एनिमल किंगडम को जो सबसे बड़ा खतरा है आज के डेट में, जो सबसे बड़ा खतरा उनके सर पे मंडरा रहा है वो क्या है. तो उसमें बहुत बड़ा नाम हमारा आता है. तो इसी वजह से मैंने कहा कि भगवान करे कि गूगल पे जो बात आती है कि इंसान ह्यूमन प्रेडेटर्स नहीं होते, वो बात सच हो जाए और हम वाकई में हर तरह से हर तौर पे उस प्रेडेटर की लिस्ट से जो मैंने बनाई थी हम बाहर निकल सकें. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अब हम सबसे पहली बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है. वाइल्ड लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ इज अंडर सीज फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है.
Facing down habitat loss and impact of climate change, some of the biggest threat to wildlife include illegal wildlife trade, habitat destruction, invasive species, pollution and climate change. अब इसमें से देखिए जितने ये रीजंस लिखे हुए हैं आप खुद समझ सकते हैं कि हम कितने बड़ी जिम्मेदार हैं या हम किस हद तक उस चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। किस किस के लिए जिम्मेदार हैं हम जिम्मेदार हो गए भाई साहब इलीगल वाइल्ड ट्रेड का, हम ही करते हैं, इसी को हम पोचिंग कहते हैं, है ना। जो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है वाइल्ड लाइफ की उसको कहते हैं पोचिंग। इसी में हम जिम्मेदार हैं कि हम काहे के लिए जिम्मेदार हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के लिए भी, क्योंकि हम ही हैं वो लोग जो कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं इतने बड़ी मात्रा में। अब बेचारे दूसरे जो बाकी जो जानवर हैं वो तो आके पेड़ काटते नहीं हैं, वो तो हम ही लोग कर रहे हैं ना, तो हैबिटेट लॉस भी हमारी वजह से ही हो रहा है उनका। अब बाकी हम बात कर लेते हैं पोल्यूशन, तो पोल्यूशन भी हम ही फैला रहे हैं, बेचारे जानवर जो हैं जीव जंतु वो तो पोल्यूशन फैलाते नहीं हैं, ठीक है। इन्वेजिव स्पीशीज चलिए छोड़ देते हैं, लेकिन अपन बात क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज वो भी हम ही कर रहे हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी जो मात्रा बढ़ रही है दुनिया में उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हो रही हैं, एलिमिनेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो भी जितनी भी तरह की आपदाएं दुनिया में आ रही हैं वो सब हमारी वजह से हो रहा है। ये बात तो आप नकार नहीं सकते, राइट। मैंने एक बड़ा अच्छा मीम देखा था, आज सुबह ही देखा था, जिसमें था कि उन्होंने प्लानट बनाया हुआ था, उसमें लिखा था वी ह्यूमंस आर सो डम्ब दैट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू फाइंड लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स एंड स्पेंडिंग ट्रिलियन of amount or spending on destroying the life on this planet। मतलब हम बेसिकली हिंदुस्तानी नहीं, हम मानव प्रजाति इतने मूर्ख हैं कि हम लाखों और ट्रिलियन डॉलर्स खर्च कर रहे हैं ताकि हमें मार्स में पता चल जाए कि क्या वहाँ पे जीवन पॉसिबल है, या हमें वीनस पे पता चल जाए कि भाई क्या वहाँ पे जीवन पॉसिबल है। और हम जहाँ रहते हैं जिस प्लैनेट पे उस पर भी हम बिलियंस बर्बाद कर रहे हैं उस पर लाइफ ख़त्म करने में। तो हम इतने बेवकूफ़ हैं, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अंदर जब बेटर सेंस प्रिवेल करें और हम जो हैं थोड़े से सेंसिबल हो जाएं। चलिए इसके साथ अपन और आगे बढ़ लेते हैं। अब हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि भाई हर तरफ से जो दबाव बना हुआ है ना वाइल्ड लाइफ का, इस पे किसी तरह से जो दबाव की स्थिति है वो कम हो, नियंत्रण में आए और वाइल्ड लाइफ किसी तरह से सस्टेन कर सकें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें प्रिजर्व करना है वाइल्ड लाइफ को, अर्थ की वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। अब ये क्यों करना ज़रूरी है, अब जब हम बात करते हैं वर्ल्ड के फ्लोरा एंड फोना की, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू कंजर्व द फ्लोरा एंड फोना, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो पूरा जिसको आप कहते हैं ना इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा, धरती का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। फ्लोरा फोना हर चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है ना कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे या जीव जंतु नहीं होंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा ही नहीं, मतलब आपका हमारा सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और हम लोग ये समझते हैं, हम इंसान, हम ये इस गलत फहमी में हैं, हम ये सोच के चलते हैं दैट वी आर इंडिस्पेंसिबल एंड वी आर ऑल इन ऑल। हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। हमें अपने एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, हमें अपने पेड़ों को, हमें अपने जीव जंतुओं को, सबको बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो हम अकेले अपने आप में सक्षम नहीं हैं। हम बहुत अक्षम जीव हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। आपको मालूम है तभी भगवान जो है, ऊपर वाला जो है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, तभी वो जब ये जो आपदाएँ आती हैं तो इंसान को उसकी बिल्कुल पता चल जाती है, उसकी जगह पता चल जाती है, वो बिल्कुल जगह याद दिला देता है कि भाई साहब आप में कुछ नहीं है, ये जब दुनिया चल रही है, संसार चल रहा है, वो आप नहीं चला रहे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, फूड चेन के लिए बहुत ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचिए कि सारे पेड़ दुनिया से कट जाएं तो ऑक्सीजन लेवल कहाँ बचेगा, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं हमें, CO2 इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपका हमारा सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल नहीं इम्पॉसिबल हो जाएगा। वैसे ही अगर वाइल्ड लाइफ या जीव जंतु खत्म हो जाएंगे तो फूड चेन जो है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी और पूरा फूड वेब, फूड चेन का जो कंसेप्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारा लाइफ, जो हमारी लाइफ है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी यहाँ पे सर्वाइवल। मतलब आप सोचिए, एक छोटी सी मधुमक्खी का कहा जाता है, आइंस्टाइन ने कहा है कि एक छोटी सी मधुमक्खी अगर वो भी विलुप्त हो गई दुनिया से तो भी अपेरेंटली ह्यूमन रेस विल गो एक्सटिंक्ट। तो आप सोचिए कि पूरी वाइल्ड लाइफ का तो क्या असर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की, ठीक है। ये बहुत बड़ी बॉडी है जो कि काम करती है, जो काहे पे फोकस्ड है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर पे फोकस करती है ये, और एस्टिमेट करती है 27,000 स्पीशीज ऑफ द वंस एक्सेस्ट आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। अब ये मान के चल रही है, ये जो IUCN है इसने एक सूची जारी की है जिसमें कहा गया है कि 27,000 जो कम से कम स्पीशीज हैं वाइल्ड लाइफ की, जो अभी तक अच्छी खासी जिसकी मात्रा थी वो वर्ज पे है एक्सटिंक्शन की या रिस्क पे है एक्सटिंक्शन की। तो हमें इन्हें सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी है।
नाउ लेट्स कम टू अनदर वन. ये जो है ये तो आप देख रहे हैं क्रोकोडाइल महाराज हैं. अब अपन बात कर लेते हैं एक्सपैंडिंग टू ऑल एग्जिस्टिंग स्पीशीज. 2019 UN report on biodiversity put this estimate even higher at the million species. अब इसमें ये बात करते हैं तो IUCN ने तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो UN की जो रिपोर्ट आई 2019 में, उनका ये कहना था बायोडाइवर्सिटी पे. बायोडाइवर्सिटी मतलब जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जो कि एग्जिस्टेंस, जो लिविंग डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं वर्ल्ड में, उसमें सब कुछ आ जाते हैं. उसमें पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, जीव जंतु भी आ जाते हैं, आप हम भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है. तो उन्होंने ये एस्टिमेशन जो दिया वो उन्होंने 27,000 स्पीशीज बोली थी IUCN ने. इनने 2019 में UN की रिपोर्ट के अनुसार ये बोला गया कि भाई साहब इतना ज़्यादा है कि तकरीबन आप मान लीजिए कि 1 मिलियन स्पीशीज़ की बात हो रही है. ठीक है, 29,000 तो बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड सा नंबर है. 1 मिलियन स्पीशीज़ की बात हो रही है कि वो जो है वो रिस्क पे हैं, वर्ज पे हैं, या वो कहीं ना कहीं एक्सटेंक्शन की वर्ज पे हैं, या फिर वो एंडेंजर्ड की उसमें आते हैं, कतार में आते हैं. It has also been acknowledged that an increasing number of ecosystems on Earth containing endangered species are disappearing. ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि जो हालात हैं वो इतने गंभीर हैं कि आप ये कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम्स हैं वो पूरी तरह डिसबैलेंस हो रहे हैं. एंड अर्थ कंटेनिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज आर डिसअपियरिंग, मतलब वो बिल्कुल विलुप्त होते जा रहे हैं. ठीक है, नाउ कम्स टू दिस. टू एड्रेस दीज इश्यूज देयर हैव बीन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंटल एफर्ट टू प्रिजर्व अर्थ वाइल्ड लाइफ. अब ये कहा जा रहा है कि भाई इससे चेक करने के लिए बहुत पहले, मतलब ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल दुनिया ख़त्म हो जाए और जितना लॉस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये मात्रा बहुत बढ़ जाए, उससे पहले चेत जाएँ हम तो ज़्यादा बेटर है. तो ये बात बहुत सारी जो बॉडीज़ हैं वो बनी हैं, बहुत सारे जो जिसको आप बोलते हैं कि जो गवर्नमेंटल सेटअप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, चाहे वो गवर्नमेंटल सेटअप्स हों, इंटरनेशनल बॉडीज़ हों, या आप इंटरस्टेट हों, स्टेट बॉडीज़ हों, गवर्नमेंट बॉडीज़ हों, सेंट्रल बॉडीज़ हों, इंटरनेशनल बॉडीज़ हों, सब जगह हर लेवल पे इस तरह का कंजर्वेशन का काम जो है वो युद्ध स्तर पे करा जा रहा है और बहुत ज़रूरी हो गया है. अब इसमें बात की जा रही है कि सभी जो है वो अर्थ की वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का उनका ऑब्जेक्टिव है वो सेम है. वर्क वो अलग अलग स्तर पे कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पे कर रहे हैं. अब प्रोमिनेंट कंजर्वेशन एग्रीमेंट जो है वो इंक्लूड क्या करता है, 1973 का कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज और वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. इसको बोलते हैं साइट्स. ठीक है, साइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रखिएगा कि 1973 की जो कन्वेंशन थी, इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. फौना एंड फ्लोरा ये आपको मालूम होगा, मतलब हमारे पेड़ पौधे और हमारे जीव जंतु. ठीक है, उनको बचाने के लिए बनाई गई थी एंड साइट्स. एंड उसके अलावा 1992 में एक और कन्वेंशन हुआ था जो कि और से ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस था, और ये बात की गई थी कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको बोलते हैं CBD. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी संख्या में बहुत सारे नंबर्स हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें आप कह सकते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज़ काम कर रही हैं, बहुत सारे NGOs मतलब क्या, नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ जो होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, वो इसी चीज़ को डेडिकेटेड हैं. बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं, बहुत इंडिया के लेवल पे भी हैं, जिसको आप बोलते हैं वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, WWF भी आप जानते हैं. उसके अलावा हमारे यहाँ तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था. तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और स्पीशीज़ स्पेसिफिक भी प्रोग्राम्स हमारे यहाँ रन किए जा रहे हैं. अब बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है उस पर हमने बात कर ली कि वो सफ़र कर रही है, पर एग्जैक्टली क्या रीजंस हैं. बहुत सारे रीजंस हैं, हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करते हैं एट लेंथ. राइट, वाइल्ड लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ इज अंडर थ्रेट फ्रॉम ऑल साइड्स, फ्यू रीजंस बीइंग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जिसको हम बोलते हैं पोचिंग. ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोचिंग. आपने बार बार ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, हंटिंग एंड पोचिंग. और ये बोला जाता है जो कि सबसे बड़ा नेक्सस माना जाता है, जो वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग की जाती है, जो इलीगल ट्रेडिंग की जाती है, वाइल्ड लाइफ को मारा जाता है और उनको बेचा जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे. अलग अलग चीज़ों के लिए होता है, कई बार स्किन के लिए होता है, कई बार टास्क के लिए होता है, कई बार उनके दांत के लिए होता है, कई बार उनकी हड्डियों के लिए होता है. बहुत सारे अलग अलग वजह होती है डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज़ टू द स्पीशीज़. ठीक है, अब ये बात जब हम करते हैं इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग की, तो हम बात करते
करते हैं ये 4th लार्जेस्ट क्राइम माना जाता है जब हम बात करते हैं, क्रिमिनल इंडस्ट्री मानी जाती है फॉर दैट मैटर। ये चौथे नंबर पे आती है क्रिमिनल इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका स्तर कितना होगा या इसकी व्यापकता क्या होगी कि पूरी दुनिया में जब हम क्राइम की बात करते हैं तो चौथी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि रैंकिंग में आती है, ठीक है। इसके बाद पहली कौन सी आती है, मतलब आप मान सकते हैं कि ड्रग्स, आर्म्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कितनी बड़ी चीज़ें हैं ये तीनों चीज़ें। आप जब बात करते हैं ड्रग्स का नेक्सस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जो ड्रग्स है उसकी जो नेक्सस है वो कितनी बड़ी है, कितना बड़ा हीनियस क्राइम वो माना जाता है अक्रॉस द बॉर्डर। अगर आप इंटरनेशनल लॉज की बात करते हैं विच आर ऑन ड्रग्स, तो आपको पता चलेगा आर्म्स की जो ट्रैफिकिंग होती है, हथियारों की, गोलाबारी और इनकी जो गोलियों की, और जो आप कहते हैं कि जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की जो ट्रैफिकिंग होती है वो, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब जो इंसानों को जो ट्रैफिकिंग होती है, खासकर आपने देखा होगा कि लड़कियों की या जो नाबालिग बच्चियां होती हैं उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या फिर बहुत बड़े लेवल पे बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उसके लिए भी, जो कि अब बेगिंग नेक्सस के लिए की जाती है, या फिर स्लेवरी के लिए की जाती है, या फिर खरीद फरोख्त की जाती है, ठीक है। तो उसके बाद चौथे नंबर पे इसका नाम आता है जो कि होती है वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, जिसको हम बोलते हैं पोचिंग या हंटिंग, ठीक है। अब इसमें जब हम बात करते हैं, इसको जब आप बात करते हैं इकोनॉमी वाइज ये काम क्यों किया जाता है, एवरीथिंग इवेंचुअली जो भी क्राइम होते हैं उनका जो बेसिक कारण होता है, जो क्रक्स होता है, वो क्या होता है, इकोनॉमी मतलब कैसे, फंडिंग, पैसा, जो पैसा, ये सब कुछ जो इनका जो धर्म होता है ना, ये जो काम करते हैं ये लोग, इनका सिर्फ एक धर्म होता है, वो है पैसा, इसके अलावा ये कुछ नहीं सोचते। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं पैसों का, तो कितना बड़ा जो आप कह सकते हैं फंडिंग है उसका, आप समझ सकते हैं कि ओवर $20 बिलियन, आप समझ सकते हैं $20 बिलियन की हम बात कर रहे हैं, US बिलियन, $20 बिलियन का इसका मार्केट माना जाता है सालाना, और ये बात हम कर रहे हैं ईयरली, राइट। 20 बिलियन का ये मार्केट माना जाता है US डॉलर का सालाना, मतलब इतनी इससे आमदनी होती है और इतना पैसा इसमें फ्लोट करता है जब हम बात करते हैं ट्रैफिकिंग की। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्पीशीज इन द प्लैनेट। ये और इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा कारण है कि बहुत जो स्पेशल, जिसको आप बोलते हैं बहुत खूबसूरत स्पीशीज़ जो हैं वर्ल्ड में वाइल्ड लाइफ की, उनके लिए भी सबसे बड़ा थ्रेट बना हुआ है। चाहे आप राइनोस की बात कर लें या एलिफेंट्स की बात कर लें, आपको मालूम है कि जो एलिफेंट्स के जो टस्क होते हैं, है ना, जो उनके जो टस्क होते हैं वो आइवरी की जो ज्वेलरी है या आइवरी के बहुत महंगा बिकता है वो, और उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में एक टाइम पे हाथियों का जो नरसंहार जिसको बोलते हैं ना, जिसको आप बोलते हैं, आप ह्यूमंस के लिए बोलते हैं नरसंहार, लेकिन आप बिल्कुल हाथियों के लिए भी वो बोल सकते हैं, इतना होता था एक टाइम पर। अब उसको थोड़ा सा जो गवर्नमेंट्स हैं और जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनने कंट्रोल किया है कि वो इलीगल ठहरा दिया गया है, या आइवरी का जो काम है या उसका निर्माण है, जो उससे जो चीज़ें बनती हैं, जो भी ज्वेलरी बनती है या बॉक्सेस बनते थे, जो भी बनते थे उनसे चीज़ें, वो सब कुछ ऑर्नामेंट्स पे या मटीरियल पे सब पे रोक लगा दी गई है। तो इससे काफ़ी कुछ कंट्रोल में आया है, लेकिन अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अभी भी उसकी उतनी ही डिमांड है और इसी कारण उनको बहुत बड़ी तादाद में मारा जाता है। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो राइनो है, इनकी जो सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है वो इनका हॉर्न माना जाता है ना, सबसे खूबसूरती जो होती है इनकी, जो सबसे अलग करता है वो इनका हॉर्न माना जाता है। और आप देखिए कैसे उसके हॉर्न को निकाल लिया गया है, लेकिन यहाँ पे, और वो कितनी मुश्किल से वो बेचारा जी रहा होगा या सर्वाइव कर रहा होगा, है ना। उसके अलावा आप सोचिए, जैसे आपका हमारा कोई हाथ पैर काट दे तो हमारे लिए कितना मुश्किल है, बिल्कुल उसी तरह उनको बेचारों को जिसको बोलते ना जीव हैं, वो कुछ कहते नहीं, कर नहीं सकते, तो उनको इतनी बेरहमी से उनकी जो शरीर के जो अंग हैं उनको काट के बेचा जाता है, उनकी खरीद फरोख्त की जाती है। यहाँ पे तो काटा गया है, कई बार इनको मार दिया जाता है, इनको सिर्फ मार दिया जाता है इनके चमड़े के लिए या इनके हॉर्न्स के लिए। तो बहुत बड़ा थ्रेट है जिसको आप बोलते हैं, वो राइनोस की पॉपुलेशन और एलिफेंट पॉपुलेशन के वर्ल्ड वाइड बहुत थ्रेट है। आपको मालूम है कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे एलिफेंट को मारने की जो सज़ा है वो सीधे मृत्यु दंड है, और ऐसे ही शायद हमारे यहाँ भी होना चाहिए। बल्कि आपको हिंदुस्तान का भी ये पता होगा कि जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट सर्विसेज की, तो आपने नाम सुने होंगे चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट की, आपने नाम सुने होंगे फॉरेस्ट रेंजर्स की। तो आपको मालूम होगा कि इतने बड़े लेवल पे हमारे यहाँ भी पोचिंग की और हंटिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं। ये तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी इतने बड़े लेवल पर होती है। मध्य प्रदेश में जहाँ पे बहुत बड़ा कवर माना जाता है फॉरेस्ट का, उसके अलावा अगर आप साउथ में चले जाते हैं बहुत बड़ा कवर माना जाता है फॉरेस्ट का। इतनी बड़ी हमारे यहाँ इतने बड़े तादाद
तादाद पे छत्तीसगढ़ में इतनी बड़े तादाद में पोचिंग की और हंटिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो रेंजर्स होते हैं, फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, जो फॉरेस्ट के अधिकारी होते हैं, उनके लिए बहुत 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 मुश्किल काम हो जाता है उसको कंट्रोल करना। और ये जो गतिविधियां हैं ये कभी काफ़ी हद तक आई हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से आप कहें कि ख़त्म हुई है ऐसा नहीं है। मतलब कई बार तो फॉरेस्ट के अधिकारियों से इनका सीधा मुठभेड़ हो जाती है, और आपने सुना होगा कि जो पोचिंग है, जो हंटिंग है, उसमें लोगों को मार गिराया या उनसे सीधी जो है वो हेड टू हेड कन्फ्रंटेशन हुआ और इतने अधिकारी जो हैं वो घायल हुए और इतने जो पोचर्स थे उनको मार गिराया। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, राइट। तो बहुत बड़ा, मतलब आप ये मत सोचिए कि कोई छोटा मोटा नेक्सस है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। इनके पास पूरा आर्म्स, एम्यूनिशंस, पूरा अमला होता है, बहुत बड़े इनके जो जिसको बोलते हैं कि रसूखदार लोगों से इनकी पहचान होती है, बहुत बड़ा नेक्सस होता है ये, ठीक है। तो ये मतलब मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवल पे बात कर रही हूँ। ये एक आध आदमी का किया हुआ काम नहीं होता कि एक आदमी है और उसको लगा कि चलो हम एक जानवर को मारते हैं और बेचते हैं। बहुत बड़ा पूरा चेन होती है इनकी जो ये काम करती है, ठीक है। बहुत ही जिसको बोलते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये। तो इस तरह से इनको जब आपको जिसको बोलते हैं काउंटर करना है तो उसके लिए भी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इनको काउंटर करने की आवश्यकता होती है, और इसी तरह से काम करती हैं जो सरकारें करती हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज करती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब जहाँ पे वो वाइल्ड लाइफ रहती हैं, जो उनकी रहने की जगह है, जो उनका प्रॉपर उनका जो नेचुरल हैबिटेशन है वो किस तरह से ख़राब हो रहा है या डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अब उसका भी रीज़न जो है वो हम ह्यूमंस हैं सबसे बड़ा। वो कैसे हैं कि ह्यूमंस जो हैं उनकी वजह से, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। हम जो है पेड़ों को काटते हैं, लॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है, जो जिसको बोलते हैं इलीगल लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है फॉरेस्ट में, वो बहुत बड़ा रीज़न है। जो एक सफाई बहुत ज़्यादा एरियाज़ की जाती है, जिसको आप कहते हैं कि जंगल का जो क्षेत्र था पहले इतना इतना था, सुना होगा ना आपने अपने घर में या नानी दादी के मुंह से कि भाई पहले तो इतना क्षेत्रफल था, फिर कम होते 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 कटाई होते 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 बहुत कम हो गया, सिकुड़ गया, बस्तियां बन गई। तो ये वाली चीज़ है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं फायर्स, है ना, अब यहाँ पे जो रीज़न लिखा है वो फायर लिखा हुआ है, दैट स्वेप्ट अक्रॉस द अमेज़न इन ऑस्ट्रेलिया राइटली ड्रू अटेंशन टू जस्ट हाउ द फ्रेजाइल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स आर। अब जब हम बात करते हैं अमेज़न की, तो हमें मालूम है कि जब हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम इतने बड़े रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं कि आप कह सकते हैं कि उसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कहा जाता है कि तकरीबन पूरे अर्थ का जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसका 20 से 25% जो है वो सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट से आता है। और हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो मैक्सिमम जो है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट से आती है। इतना घना क्षेत्र है उसका और इतना बड़ा उसका क्षेत्रफल है। और ये 1000 से ज़्यादा जो फायर के जो इंसिडेंट हैं वो सिर्फ एक साल में, फायर आउटब्रेक के जो इंसिडेंट हैं वो सिर्फ 2000, आप मान लीजिए 2020 में 1000 से ज़्यादा बार ये फायर आउटब्रेक्स के इंसिडेंट्स हुए हैं जो अमेज़न में हुए हैं। और ये इसी तरह की संख्या में होते रहते हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न तो डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, बहुत बार वो घर्षण की वजह से हो जाते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं उसके। लेकिन इतने बड़े रेन फॉरेस्ट में आग लगी है, और आपको मालूम है जब 2020 की जो आग लगी थी, मतलब वैसे ही वो कहा जा रहा था कि हर तरह से दुनिया को बिल्कुल बोला जा रहा था कि दुनिया एक मान लीजिए ख़त्म होने के कगार पे है। जो 2020 में जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आग लगी थी वो इतनी भयंकर आग थी, इतनी भयंकर आग थी कि माना जाता है कि तकरीबन 19 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन थी वो इसकी चपेट में आई थी और बिल्कुल ख़राब हो गई थी। बिल्कुल वहाँ का जो फॉरेस्ट है वो तहस नहस हो गया था। 19 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जो है वो बर्बाद हुई थी। कब जो फॉरेस्ट कवर था वो बर्बाद हो गया था। कितनी मात्रा में वाइल्ड लाइफ का नहीं मरी वहाँ पे, कितनी मात्रा में पेड़ों का और फ्लोरा फौना का नुकसान हुआ, आप सोच सकते हैं। 19 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन किसको बोलते हैं, राइट। इसी तरह जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आपने फ़ोटोज़ देखी होंगी, बड़े दिल दहलाने वाली फ़ोटोज़ थी जिसमें वो आग में आपको कैंगरूज आपको कूदते हुए दिख रहे थे और आपको मार्supials जो थे और भी तरह के आपको कूदते हुए दिख रहे थे, अगर आपको याद हो। ये भी हम बात कर रहे हैं अभी हालिया 2 साल पहले की, और इसमें भी इतना ही बड़ी तादाद पे, इतनी ही बड़ी उस पर इतनी ही बड़े स्केल पे आग लगी थी। और यहाँ पे आप मान सकते हैं ना मिलियंस, चलिए हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है समझना, हम ये समझते हैं 60 करोड़, आप इमेजिन कर सकते हैं 60 करोड़ एकड़
ज़मीन जो थी वो बर्बाद हो गई थी, 60 करोड़ एकड़। कैन यू जस्ट बिलीव द स्पैन ऑफ द स्केल ऑफ दैट फायर दैट हैपेंड। मतलब ये एस्टिमेशन था जो वहाँ के सरकार का था, और कितने महीनों तक उस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका था। तो आप इमेजिन कीजिए कि कितनी वाइल्ड लाइफ, कितने नेचुरल रिसोर्सेज, कितना फॉरेस्ट कवर चला गया था, और CO2 की मात्रा किस अनुपात में CO2 की मात्रा जो है वो एनवायरनमेंट में बढ़ी होगी, और CO2 का जो नंबर है, जो उसका कहते हैं जो रेशियो है, वो ऊपर गया होगा। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा हम ये बात कर सकते हैं कि ये तो हम बात कर रहे हैं जो बहुत बड़े इकोसिस्टम्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बहुत बड़ी कवर्स की बात कर रहे हैं हम, कि अमेज़ॉन बहुत नाम आया, बहुत मीडिया में बात हुई, अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट में आग की, ऑस्ट्रेलिया में आग की। हमारे यहाँ तो हर कभी हम सुनते हैं, उत्तराखंड वगैरह में आप जाइए जंगलों में, हर कभी वहाँ पर पहाड़ों में आग लग जाती है, लोगों को पता भी नहीं चलता। या आप नीचे जाइए महाराष्ट्र में, आप कई बार देखते हैं वेस्टर्न घाट्स में जो पहाड़ है नीचे की तरफ, उनमें हर कभी घर्षण से गर्मियों के मौसम में आग लग जाती है। ये तो हम इंटरनेशनल है इसलिए इतना इसको न्यूज़ कवरेज और इतना मीडिया कवरेज मिला। जो आमतौर पे एक्टिविटीज़ होती हैं उनको तो उतना कवरेज भी नहीं मिलता, उतना पता भी नहीं चलता कि वहाँ पे कितने लेवल पे वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कितनी सफ़र कर रही है, या लोकल या इंडिजिनस वाइल्ड लाइफ कितनी सफ़र कर रही है, इंडिजिनस फ्लोरा फौना पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। अब इसके बाद और भी रीज़न क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ओरिजिनल फॉरेस्ट आर गॉन। आप कह सकते हैं कि दुनिया के आधे से ज़्यादा जो ओरिजिनल फॉरेस्ट कवर था वो जा चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। जैसे वो कहा जाता है ना, मैंने अभी आपसे कहा कि आप घर में किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि भाई पहले इतना बड़ा क्षेत्रफल था, जहां देखो पेड़ ही पेड़ थे, जहां देखो फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट था, और अब देखो कितनी बसाहट हो गई। हर जगह आप कहीं पे भी बात कर लीजिए, लोग आपसे बोलेंगे पहले आप देखो 15 साल पहले यहाँ आते थे तो कुछ भी नहीं था, पेड़ ही पेड़ लगे हुए थे, जंगल ही जंगल था, है ना। और अब देखो कितनी कितनी इमारतें बन गई, कितनी बिल्डिंग बन गई, कितनी बसाहट हो गई। बिल्कुल हो गई, सब बिल्डिंगें बन गई, बसाहट हो गई, लेकिन जो कॉस्ट है जो चुका रहे हैं हम, वो हमें आपको आज की तारीख में नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वो चीज़ हम समझेंगे जब मे बी हमारे बहुत एक लंबा अरसा चला जाएगा और ऑक्सीजन की जब मारामारी होगी ना, तब हमें वो चीज़ समझ में आएगी कि ये जो कॉस्ट जो हमने इसके लिए चुकाई है इस डेवलपमेंट के लिए, वो कितनी बड़ी है। खैर, अब हम बात करते हैं एंड व्हाट रिमेन्स इज बीइंग कट डाउन 10 टाइम फास्टर देन इट इज रिप्लेस्ड। अब तो बात ये हो रही है कि भाई चलो जो आधे से ज़्यादा जो ओरिजिनल फॉरेस्ट थे वो तो ख़त्म हो गए, नष्ट हो गए, आग से नष्ट हो गए, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो गए, जो भी हो गए नष्ट हो गए, पर बहरहाल नहीं बचे अब। ठीक है, और जो बचे हैं उसमें भी हम नहीं मान रहे हैं, उनकी भी लॉगिंग और डिफॉरेस्टेशन की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं हम इस तादाद पे कर रहे हैं, हम इस स्पीड से कर रहे हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि 10 गुना वो स्पीड है जिसमें हम उनको डिफॉरेस्ट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जितना हम उनको लगा नहीं सकते। हमारी ये हैसियत नहीं है, अगर हम एक पेड़ लगा रहे हैं तो उसके बदले हम 10 काट रहे हैं, राइट। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो आप बैलेंस आप सोच लीजिए कि आने वाला कल कितना भयानक होने वाला है, ना सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए बल्कि आपके हमारे लिए, इस पूरी पृथ्वी पे जो जीवन है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इन्वेसिव स्पीशीज। इन्वेसिव स्पीशीज का मतलब क्या होता है? वेदर एक्सीडेंटली और इंटेंशनली इंट्रोड्यूस्ड, द नॉन नेटिव स्पीशीज ग्रो एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली, देन स्प्रेड अक्रॉस इकोसिस्टम्स एग्रेसिवली। दे आर वन ऑफ द लीडिंग थ्रेट टू नेटिव वाइल्ड लाइफ, पुटिंग 42% ऑफ थ्रेटन्ड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज एट रिस्क। अब इसमें क्या होता है कि या तो आप ये मान लीजिए, बेसिकली इन्वेसिव स्पीशीज क्या होती है कि जो एक जगह पे या तो उसको जानबूझ के लाया जाए या वो एक्सीडेंटली आ जाए, जैसा भी है। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है कि वो इंटेंशनल है कि एक्सीडेंटल है। बात यह है कि कोई ऐसी इन्वेसिव स्पीशीज जो कि आ जाए वहां पर, ठीक है, और उसकी जो नेटिव वाइल्ड लाइफ है वहाँ की, उसको अफेक्ट करे और वहाँ पे वो इतनी तादाद में बढ़ जाए, इतनी तादाद में हो जाए उसके नंबर्स, वो रिप्रोड्यूस करके इस तादाद पे हो जाए कि वहाँ का जो लोकल इकोसिस्टम है उसको वो डिस्टर्ब कर दे। ठीक है, उसका जो लोकल इकोसिस्टम है उसको वो डिस्टर्ब कर दे, और वहाँ के जो नेटिव्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको अफेक्ट करने लगे, और उसका जो रहन सहन है और उसकी जो वेब साइकिल है, या जिसको आप बोलते हैं उसकी जो फूड चेन है, उसको डिस्टर्ब करने लगे। प्रॉपर जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, उस एरिया का पूरी तरह से बिगाड़ दे। ठीक है, ये जो है ये बहुत बड़ा थ्रेट माना जा रहा है नेटिव वाइल्ड लाइफ के लिए, और इसको मान सकते हैं आप 42% तक इसको थ्रेटन माना जा रहा है, या एंडेंजर्ड स्पीशीज एट रिस्क। और इसके कारण क्या होता है कि जब वो नेटिव वो बिगड़ता
बढ़ता जा रहा है, तो 42% तक रिस्क है कि इंडेंजर जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज़ है वो इंडेंजर्ड की लिस्ट में चली जा रही है, और ये जो इन्वेसिव स्पीशीज़ है ये इतनी रात, जिसको बोलते हैं ना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और प्रोपगेट कर रहा है, कि जो वहाँ का जो नेटिव है वो ख़त्म होता जा रहा है, और ये पूरी तरह से छाते जा रहे हैं और इकोलॉजिकली डिसबैलेंस करते जा रहे हैं पूरी जगह को। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हम ये समझ सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। एक मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। हम बात करते हैं पचमढ़ी। पचमढ़ी आपने एक जगह सुनी होगी, एक हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में, भोपाल जो उसका कैपिटल है उसके पास। वहाँ पे मैंने पता किया कि वहाँ पे एक फोटोग्राफर हैं जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, वो बेसिकली वेटनरी सर्जन भी हैं वहाँ के, और बाकी सारी चीज़ें वो काफ़ी जंगल में फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। तो वहाँ के जो अधिकारी हैं वहाँ पे, अगर आपको मालूम हो, वहाँ पे पुलिस की जो प्रशासन अकादमी है वो भी है, पीटीएस का है उनका वहाँ पे, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भी है वहाँ पे, और आर्मी का भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर का संस्था है वहाँ पे। तो और टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो वो है ही। अब वहाँ पे बंदरों की वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, इतनी ज़्यादा मुश्किल हालात हो गए हैं कि ये होने लगा कि भाई वहाँ पे जो लोकल बर्ड्स थी, जो लोकल चिड़िया थी, जो लोकल इकोलॉजी थी, वो बहुत ज़्यादा ख़त्म होती जा रही थी, बहुत कम होती जा रही थी। अब इस पे बाकायदा समिति गठित हुई। बाकी जो है वन विभाग जो है सतपुड़ा रेंज रखती है, क्योंकि वहाँ पे वन विभाग का, तो वहाँ पे मडई सतपुड़ा आपने नाम सुना होगा। तो वहाँ पे बाकायदा जो फॉरेस्ट के लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की, उन्होंने स्टडी किया कि ऐसा क्यों हुआ है कि पिछले कुछ सालों में बंदर की संख्याएँ बढ़ी हैं, बंदरों की संख्या बहुत बढ़ी है, वो ठीक है, लेकिन चिड़िया जो है वहाँ की, जो बहुत पाई जाती थी सतपुड़ा के जंगलों में, जो नेटिव चिड़िया थी वहाँ की, वो बहुत कम हुई हैं, या नेटिव जो जीव हैं वहाँ के वो बहुत कम हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है, ये कोई भी इसको जोड़ नहीं पा रहा था बंदरों के साथ। ठीक है, बाद में इसके ऊपर पूरी जो समिति गठित की गई उसने स्टडी की, और उन्होंने कहा कि भाई ये बात निकल के आई, तथ्य निकल के आया सामने, और ये मेरे सामने की बात है कि मुझे सामने मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में मुझे ये बात सुनाई गई थी कि वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने बोला कि मैडम ये है हालत कि बंदरों से दिक्कत हमें ये हो गई है कि यहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम उन्होंने बिगाड़ दिया है। क्यों बिगाड़ दिया है? क्योंकि ये क्या करते हैं कि पहले तो चलिए ये फल वल खाते थे, लोगों को जो टूरिस्ट आते थे उनको परेशान करते थे, उनकी चीज़ें लेके भाग जाते थे, ये सब तो न्यूसेंस था, चलता ही था। अब इन्होंने क्या नया सीख लिया है कि जंगलों में जो अंडे होते हैं, जो चिड़ियों के जो अंडे होते हैं, जो वहाँ की जो प्रजातियाँ हैं वो जो अंडे देती हैं, ये पेड़ वेड़ पे कहीं पे भी चढ़ जाते हैं, और ये उनके अंडे खाने लग गए हैं। कहते हैं आप सोचिए कि या तो ये अंडे उसके फोड़ देते हैं नीचे फेंक के और वो अंडा फिर खा लेते हैं, या फिर ये न्यूसेंस के तौर पे फोड़ देते हैं और खा लेते हैं। और वहाँ की इतनी बड़े तादाद पे वहाँ की जो बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो इस वजह से डिक्लाइन पे आ गई थी, और अभी भी उनके पास कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। बाकायदा टीम्स बुलवाई गई थी उस टाइम पे कि किसी तरह इनको नियंत्रित कर लिया जाए, किसी तरह इनको पकड़ लिया जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि बंदरों को, इतनी तादाद में बंदरों को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। राइट, तो ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया कि इन्वेसिव उसका कि क्या मतलब होता है कि आ गए हैं वो और इकोलॉजिकल डिसबैलेंस कर रहे हैं। इसी तरह एक और क्षेत्र है यूएस में, एक टाइम की ये बात मैं बता रही हूँ आपको, इनिशियल 2000 में वहाँ पे जो फॉन्स की एक स्पीशीज़ थी, उसका इतना ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, उसने इतना ज़्यादा वहाँ के लोकल लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था, और इतना ज़्यादा चीज़ों को वो कर दिया था, परेशानी होने लग गई थी कि वहाँ पे ये दिक्कतें होने लग गई थी कि वहाँ पे जो एरिया था जो पूरा, उसको वो तहस नहस कर देते थे। और वहाँ पे वो किया गया कि भाई आपको इनको पकड़ना है, और इनको या तो पकड़ के आप इनका या तो शिकार कीजिए, या आप इनको पकड़िए, आप कुछ भी कीजिए। मतलब एक वो पर्टिकुलर उनके ऊपर, जिस तरह से आप कहते हैं ना कि एक इनामी राशि रख दी गई थी। तो ये हालत होती है जब इन्वेसिव स्पीशीज़ इस तरह से हावी हो जाए। ये जनरल मैंने एग्जाम्पल दिए आपको जो मैंने खुद के पढ़े हुए थे, आपको इसके अलावा भी पता होंगे तो आप ज़रूर शेयर करें। अब हम बात कर लेते हैं पोल्यूशन की। अब ये बात कर रहे हैं हम कि 500 टाइम्स मोर पीसेस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक इन द सी देन देयर आर स्टार्स इन अ गैलेक्सी। आपको मालूम है ना कि हम जब बात करते हैं गैलेक्सी की और हम बात करते हैं यूनिवर्स की, तो हम कहते हैं वो अनंत है, उसका कोई और छोर नहीं है, ये बात हम करते हैं, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारी खुद की गैलेक्सी की, हमारी खुद की गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे, हमें मालूम है, ठीक है। उसमें कितने तारे हैं? वो कहते हैं अनगिनत तारे हैं अंबर में, है ना। आपने पोएट्रीज में भी सुनी होगी अनगिनत तारे हैं अंबर में। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि वो जो अनगिनत तारे जिनको हम बोलते हैं, उससे 500 गुना ज़्यादा, उससे अप्रॉक्सीमेटली 500 गुना ज़्यादा ये नंबर बोला है साइंटिस्ट ने, पीसेस हैं माइक्रो प्लास्टिक के, जो कि हमारे समंदर में, हमारे ओशंस में हैं आज की तारीख में।
तो आप सोच सकते हैं कि क्या लेवल होगा इनका। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 800 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक आर डम्प्ड इनटू ओशन ईच ईयर। मतलब आप मान सकते हैं 800 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है वो हर साल विश्व के जो ओशंस हैं उसमें डाला जाता है, उसमें डंप किया जाता है। और आपको मालूम है, हमें मालूम है कि ओशंस में अगर आप प्लास्टिक डंप कर रहे हैं, या प्लास्टिक फॉर दैट मैटर डिकम्पोज नहीं होता, ये हम सब जानते हैं कि तकरीबन कितने साल लगते हैं, 700-800 साल लगते हैं उसको, तब भी वो पूरी तरह जाके डिकम्पोज नहीं होता। इसीलिए ये बोला जाता है कि भाई प्लास्टिक को ज़मीन पे मत फेंकिए, प्लास्टिक को मिट्टी में मत दबाइए, प्लास्टिक को डिस्कार्ड अगर आपको करना हो तो बाकायदा अच्छे से प्रॉपरली आप डिस्कार्ड कीजिए, या फिर नो से नो टू प्लास्टिक। लेकिन फिर भी इतना प्लास्टिक जो है वो डंप किया जाता है हमारे ओशंस में। किसके थ्रू किया जाता है? पेट बॉटल्स के थ्रू किया जाता है, जो कवरिंग्स होती हैं उनके थ्रू किया जाता है, रैप्स के थ्रू किया जाता है। बहुत सारे ऐसे मीन्स हैं जो कि हम प्लास्टिक पे इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं प्लास्टिक, कि इतना अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डंप किया जाता है। अब इसको आप बात कर सकते हैं प्रिस्टीन प्लांट ऑफ प्लैनेट इज थ्रेट टू सर्वाइवल फॉर मोर देन 600 स्पीशीज ऑफ मरीन वाइल्ड लाइफ। अब इसको ये थ्रेट जो है, आप जब बात करते हैं, हम एक पर्टिकुलर ऐसे एरियाज की बात कर रहे हैं ओशंस में, जो कि जिसको आप पहले कहते थे प्रिस्टीन, राइट, जिसमें इंसानों के जो वो थी वो नहीं थी उतनी, उस एरिया में भी इतना प्लास्टिक डंप कर दिया गया है कि तकरीबन 600 स्पीशीज़ जो है मरीन वाइल्ड लाइफ की, वो अंडर थ्रेट हैं। वो इतना ज़्यादा उनके लिए थ्रेटनिंग हो गया है कि वो नहीं सर्वाइव कर पा रही हैं। तो ये हमारी एक और बहुत बड़ी वजह है। पोल्यूशन, तो उस पर हम पूरा का पूरा एक चैप्टर कर सकते हैं। पोल्यूशन आप एयर पोल्यूशन ले लीजिए, आप वाटर पोल्यूशन ले लीजिए, आप किसी भी लेवल पे बात कर लीजिए, है ना। पोल्यूशन का जो लेवल है हमारे यहाँ, वो कितना बड़ी प्रॉब्लम उसने खड़ी कर दी है, ये हम इसी बात से समझ सकते हैं कि जब 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तब हम ये बात कर रहे थे, आपको याद है कि भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बेटर हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर हुआ है, तो जो पूरा जो एनवायरनमेंट है वो अपने आप को सुधारने का काम कर रहा है, या प्रकृति जो है वो अपने आप को ठीक कर रही है ना, रिकवरी स्टेज में है। और तब आपने देखा होगा कि भाई बहुत नई नई स्पीशीज़ की आपको जो जीव जंतु थे वो दिखने लगे थे। दिल्ली की सड़कों पे मोर नज़र आने लगे थे, जो टॉर्टोइस की एक प्रजाति थी जो कि सालों से विलुप्त थी, वो नज़र आ गई आपको बीचेस पे। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई थी। और फिर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, हम सब वापस आ गए बैक टू स्क्वायर वन, और जितना वो हालात जो सुधरे थे उससे डबल हमने नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये बात तो हम जानते ही हैं कि पोल्यूशन किस तरह से इफेक्ट करता है, हर तरह से। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज की। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटररिलेटेड हैं, चाहे पोल्यूशन हो चाहे क्लाइमेट चेंज हो। अब बात करते हैं क्या, फॉर मोर रेगुलर एंड फियर्स स्टॉर्म्स to the prolonged and more intense droughts, the impact of climate change is rising ocean temperatures and diminishing Arctic sea ice, affecting marine biodiversity, shifting vegetation zones and forcing species to adapt to new conditions. अब ये तो हमें मालूम है कि climatic conditions की, when we talk about climatic changes and the climatic conditions, we are the people sole responsible for that, right? मैंने जैसे कहा कि जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, फ्लोरा फौना, ये कुछ नहीं करते, ये आप हम ही कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, जब आपको मालूम है CO2 एमिशन जो है बढ़ेगा, है ना, ये पोल्यूशन का ये दर होगा, एयर पोल्यूशन इस लेवल से बढ़ेगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी ज़्यादा ख़राब होती जाएगी कि ऑक्सीजन नीचे जाती जाएगी और CO2 बढ़ता जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है भाई कि आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, जो ओवरऑल राइज हो रहा है टेम्परेचर में राइज हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, पोल्स पे जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। तो आपने देखा ना कि किस हिसाब से जो बाढ़ है वो पिछले 15 साल में, 10-15 साल में किस लेवल पे बाढ़ आने लग गई हैं, किस लेवल पे जो सी लेवल का जो राइस है वो किस हद तक ऊपर जाता जा रहा है। उसके अलावा देखा हमने कि जब सूखा पड़ता है तो फिर ऐसा सूखा पड़ता है कि बिल्कुल महामारी छा जाती है, या फिर बाढ़ आती है तो ऐसी आती है कि सब कुछ बहा ले जाती है। आप सुनामी की बात कर लीजिए, सुनामी भी आपने आज से 25-30 साल पहले इस हद तक नहीं सुने होंगे नाम। उसके अलावा आप क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात कर लीजिए, आप साइक्लोन्स की बात कर लीजिए, आप किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, हर लेवल पर क्लाइमेट कंडीशन जो है वो इफेक्ट कर रही है। इनफैक्ट हमारा कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारा, वो भी अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट हो रहा है, हमारी हर चीज़ अफेक्ट होती जा रही है, राइट। तो ये हमारी गतिविधियां हैं जिसने हमें यहाँ पर इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब आप ये बात करते हैं कि वेजिटेशन जोन जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। आप सोचिए कि अरब में जहाँ पे बोला जाता है कि भाई दुनिया की सबसे गर्म जगह थी, वहाँ पे बर्फ़ पड़ने लगी है।
ठीक है, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती थी कनाडा में, लोगों को हीट वेव से लोगों की मृत्यु हो रही है। मतलब ये पूरी जो दुनिया का जिसको आप कहते हैं एनवायरनमेंट है और वेदर है, वो इतना हद तक बदल गया है कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है पिछले 20-25 साल में जो कि चेंजेस हुए हैं आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस में, दैट आर अनप्रेसिडेंटेड। किसी को भी आइडिया नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। इसके अलावा आपकी जो स्पीशीज़ हैं वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रही। बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि इस जो नया जो वातावरण है, नए जो चेंजेस हैं, उनसे अडेप्ट नहीं कर पा रही, है ना। जब हम बात करते हैं एनिमल स्पीशीज़ की, दे आर स्लो टू चेंजेस, राइट, दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू दोज चेंजेस, उनको आदत नहीं है। आप छोटी सी चीज़ देखिए कि पहले घरों में कौवे देखे जाते थे या बाहर आप घूमते थे तो गुरैया देखी जाती थी, वो तक नहीं दिखाई देती हैं आजकल, राइट। तो ये चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं, ये परेशानियाँ कहाँ से आ रही हैं, ये सब हो रहा है क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, राइट। और इसकी वजह से सब कुछ इफेक्ट हो रहा है। आप बात कर रहे हैं सुंदरबन की, सुंदरबन के कंजर्वेशन के लिए, जो कि हमारा सबसे बड़ा, आपको मालूम है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेटलैंड्स, उसके कंजर्वेशन के लिए काम हो रहा है, पर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मैनग्रोव को हम नहीं बचा पा रहे, हम कुछ भी नहीं बचा पा रहे, और उसकी वजह से हमें इमीडिएट तो नहीं नज़र आता, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, और बहुत कहाँ कहाँ किन किन डायमेंशंस पे इफेक्ट करता है, ये आप और हम सामने से देख के नहीं समझ पाते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। The health of ecosystem on which we are and all other species depend is deteriorating more rapidly than ever. We are eroding the very foundations of our economies, livelihood, food security, health and quality of life worldwide. Of course, as I said that we are the people so responsible for this hazard जो कि हो रहे हैं आजकल, और हम अपनी ही कब्र खोद रहे हैं, हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हम वाइल्ड लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। एनवायरनमेंट विल सर्वाइव, ठीक है, एनवायरनमेंट विल सर्वाइव। वो पहले भी सर्वाइव करता था, वो आज भी सर्वाइव करेगा। प्रकृति विल फिक्स इटसेल्फ, हम नहीं कर पाएंगे, दैट इज इंडिस्पेंसिबल, वी आंट, राइट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी ही कब्र खोद रहे हैं, हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम हर तरह से हमारा जो जीवन जीने के तरीके हैं, हम उसको इतना डिफिकल्ट कर ले रहे हैं, हम अपने लिए ही जो रास्ते हैं, आयाम हैं, वो सब बंद करते जा रहे हैं, राइट। हमें ही एक टाइम पे, जिसको बोलते हैं ना, जिस जगह पे हम खड़े हैं, हम उसी ज़मीन को हिलाने पे लगे हुए हैं, राइट। तो अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, हम इसको कर्ब नहीं करेंगे, अगर हम अपनी चीज़ों में सुधार नहीं लाएंगे, तो हम अपने ही लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद लेंगे। ठीक है, हम बेसिकली अपनी इकोनॉमीज़ को, अपनी लाइवहुड को, अपनी फूड सिक्योरिटी को, हेल्थ को, हर चीज़ को ताक पे रख के ये डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, और हम सोच नहीं रहे हैं कि सस्टेनेबल नहीं होगा, ये किसी भी तरह से हमें वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, हम इसको लॉन्ग रन में हम इसके साथ नहीं चल सकते। तो आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड नॉट गो फॉर द डेवलपमेंट, बट वी शुड इंक्लूड, हम किसी तरह से भी हमें इंक्लूसिव रखना पड़ेगा कि हम जो बाकी चीज़ें हैं, फ्लोरा, फौना, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, सबको इंक्लूसिव रख सकें, राइट। वी हैव टू वर्क आउट ऑन दोज लाइंस, और इसी का प्रयास जो है वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज हर स्तर पे अब करने की कोशिश कर रही हैं, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड द नीड ऑफ एन आवर। चाहे हम राष्ट्रीय लेवल पे बात करें, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात करें, हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, चाहे गवर्नमेंट सेटअप्स की बात करें, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, सब लोग अब इसके लिए काम कर रहे हैं। What is needed, as I said, public awareness and education must play an essential part in teaching an environment of compassion in protecting animal with sustainable solution to address these issues. As I said कि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है education. People need to understand, आपकी जनरेशन को कम से कम ये बात समझने की ज़रूरत है, जो गलतियाँ आपसे पहले वाली जनरेशन ने की, हम लोगों ने की, या हमसे पुरानी जनरेशन ने की, आप वो मत दोहराइए, राइट। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। लाइक आई हैव अ डॉटर हु कीप्स टेलिंग मी, शी इज़ वेरी स्मॉल and she keeps telling me whenever I use a plastic ना, तो she says कि ममा it is not to be used, ये आपको यूज़ नहीं करना है, प्लास्टिक ख़राब चीज़ है, प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना है। सो वी आर होपिंग विथ विथ ऑल आवर हार्ट्स कि आपकी जो जनरेशन है, आप लोग जो हैं, कम से कम यू पीपल आर दैट काइंड ऑफ आप में वो अवेयरनेस हो, जो गलतियाँ आपसे पुरानी जनरेशन ने की वो नहीं करनी है, राइट। वो प्लास्टिक यूज़ नहीं करने देती। उसी तरह आप लोगों को भी इस तरह का आप मुहिम उठा सकते हैं, चला सकते हैं कि भाई प्लास्टिक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, साइक्लेबल प्रोडक्ट्स जो हैं आपको घर में यूज़ करने पड़ेंगे, राइट। छोटी सी पहल होती है, लेकिन वो बहुत लंबा काम दिखा देती है कई बार। ठीक है, आप में एजुकेशन जो है, पब्लिक अवेयरनेस आना कि भाई प्लास्टिक जो है वो यूज़ करना गलत है, या अपना कचरा जो है बाहर फेंकना गलत है, उसको आपको ढंग से डिस्पोज करना, अगर आप अपने आप को ठीक कर लेते हैं तो भी बहुत बड़ा काम हो जाता है,
राइट तो हमें ये बेसिकली ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें कंपैशन डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वाइल्ड लाइफ के लिए हो चाहे फ्लोरा के लिए हो, कि हमें ज़बरदस्ती बिना किसी बात के हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना है और हमें एक ही साथ मिल के जो है उसको प्रकृति को ठीक करने का कार्य करना है। अब हम ये भी बात कर सकते हैं that all these need to be discussed collectively at the global scale to make a positive impact. In addition to this, we need to be mindful of tackling increased urbanization, rising temperature and ecotourism, which are negatively contributing and fueling to affect वाइल्ड लाइफ। अब हमें बेसिकली ये भी देखना पड़ेगा कि भाई जो भी चीज़ें हो रही हैं, जिस भी तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, हम उस तरह उनको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे हम टेम्परेचर जो राइज़ कर रहा है, ओशंस के टेम्परेचर राइज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम जाके अकेला आदमी उस पर काम नहीं कर सकता या एक समूह जो है उस पर काम नहीं कर सकता। ये कलेक्टिवली होना पड़ेगा, बहुत बड़े स्तर पर करना पड़ेगा, राइट। बहुत लोगों का सहयोग लगेगा, बहुत लोगों की भागीदारी इसमें लगेगी और हमें ये जो चीज़ है, ये जो भागीदारी जो है, ये हमें सुनिश्चित करनी है। हमें देखना है that people become the part of this endeavor, right? Everybody gets on the board. जब हम बात करते हैं इसकी, तो कम से कम हर आदमी का मत हो हमारे साथ और हर आदमी इसको सुधार करना चाहता हो, इसमें परिवर्तन लाना चाहता हो। हमें टैकल कैसे करनी है, हमें जो बड़ी समस्याएं हैं वो कैसे टैकल करनी है, वो समझने के लिए हमें बहुत सारा पावर चाहिए, बहुत सारा रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारे रेवेन्यू चाहिए, बहुत सारा बैकिंग चाहिए। तो वो एक लेवल पे हम नहीं कर सकते, वो हमें सरकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारा, आपको कहते हैं आपको एक नेटवर्किंग की ज़रूरत होगी, चेन बनाने की ज़रूरत होगी, जिसमें आप अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, जो कि आप कहते हैं ना शहरीकरण जो हो रहा है, उसको हम किस तरह से इंक्लूसिव बना सकते हैं। हम ये जो राइजिंग टेम्परेचर है ओशंस का, उसको कैसे राइजिंग जो लेवल है वाटर का, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। राइजिंग टेम्परेचर जो हो रहा है, जो ग्रीन हाउस का प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे कर्ब कर सकते हैं। हम CO2 की मात्रा जो है एटमॉस्फेयर में कैसे कम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इसको हम अकेले, कोई भी अकेला नहीं कर सकता, कोई एक देश भी अकेला नहीं कर सकता, राइट। इंडिविजुअल्स की तो बात छोड़ दीजिए, कोई देश भी अकेला नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करना की ज़रूरत है, बिल्कुल वॉर फुटिंग पे, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि यू कैन टेक द फर्स्ट स्टेप, आप पहला कदम उठा सकते हैं। यू बी गुड, आप दुनिया की फिक्र मत कीजिए, दुनिया ठीक होती रहेगी, आप खुद ठीक रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप लीजिए, बाकी जो ज़रूरतें हैं वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें ड्रामेटिक urbanization has led species living in urban environment to develop differently from the non-urban counterparts. In the last 50 years, the global average temperature has risen to at 170 times, having dangerous effect on wildlife population. अब जाहिर सी बात है कि जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की, तो ये कहा जा रहा है, आपने सुना होगा कि पहले लोग बोलते थे कि भाई आजकल तो AC वेसी चला के सो, तो कूलर वूलर की तो बात ही नहीं होती, AC में भी लोग अंदर बाहर होते हैं, तो AC के बिना लोग कदम नहीं रख पाते बाहर, ठीक है। और पहले लोग कहते थे कि भाई पंखा भी चला लो तो बहुत अच्छी नींद आती थी, अच्छी ठंडक रहती थी मौसम में, ठीक है। तो बहुत मौसम में ठंडक जो रहती थी, जो अपने आप के आप पंखा भी चला लो तो भी चल जाता था, बिना पंखे के भी चल जाता था जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं। और इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में आए हुए कोई बहुत साल नहीं हुए हैं, ये अभी अभी की बात है, मतलब हम कोई ऐसे 200-400 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो भी लोग कहते थे कि भाई आराम से काम चलता था, अपने आप मौसम ठंडा रहा करता था। अब वो चीज़ नहीं होती। आपको मालूम है जब टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो 170 गुना टेम्परेचर में राइज आया है मात्र पिछले 50 साल के अंदर, ठीक है। और इतना इस राइज ने, जो टेम्परेचर में जो राइज आया है, उसने जाहिर सी बात है कि हर किसी को इम्पैक्ट किया है, ना कि सिर्फ आपको हमको, बल्कि जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, सबको इम्पैक्ट किया है। और हम तो चलिए अपना रिसोर्सेज ढूंढ लेते हैं, हमें गर्मी ज़्यादा लगी हमने कूलर खरीद लिया, हमें गर्मी ज़्यादा लगी हमने AC खरीद लिए, वो तो ये भी नहीं कर सकते, उनके पास तो वो भी रिसोर्सेज नहीं है। तो उसकी वजह से उनकी जो संख्या है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है, क्योंकि अपनी बॉडी को अडेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हम जब इको टूरिज्म कैन हेल्प द रेज अवेयरनेस ऑफ वाइल्ड लाइफ, इट हैज सिवियर एडवर्स इफेक्ट लाइक क्रॉनिक स्ट्रेस एंड डिक्रीज्ड इम्यून सिस्टम्स, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम इको टूरिज्म की कि वो अवेयरनेस तो ला सकता है वाइल्ड लाइफ के लिए, लेकिन उससे क्या होता है, डिक्रीज इम्यून सिस्टम भी उसके लिए बहुत बड़ा एक कारण है, जो कि उसका अदर साइड है। क्रॉनिक स्ट्रेस लेवल भी है, वो एक अदर साइड हो जाता है उसका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, द स्केल ऑफ प्रॉब्लम इज मल्टीफेसेटेड। एज इंडिविजुअल्स वी कैन स्ट्राइव टू लोअर द कार्बन फुटप्रिंट एंड अर्ज गवर्नमेंट टू हेल्प मेक आवर कंट्रीज ग्रीनर। कार्बन फुटप्रिंट आपको मालूम होगा कि कार्बन फुटप्रिंट उसको कहते हैं कि अगर मैं इंसान हूँ, ठीक है,
जैसे नहीं, मतलब मैं इंसान हूँ, मतलब मेरा कार्बन फुटप्रिंट क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैं रिलीज करती हूँ एटमॉस्फेयर में, वो मेरा कार्बन फुटप्रिंट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही किसी समूह का हो सकता है, ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, ऐसे ही किसी शहर का हो सकता है, ऐसे ही किसी कंट्री का हो सकता है। ठीक है, तो कार्बन फुटप्रिंट, तो हमें क्या काम करना है कि हमें देखना है कि इंडिविजुअल्स हम अपना कार्बन फुटप्रिंट, जैसे मैंने कहा कि आप अपने पे ध्यान दीजिए, यू बिकम अ बेटर वर्जन, यू बिकम अ बेटर पर्सन, यू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वर्ल्ड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, आप अपना कार्बन फुटप्रिंट आप कितना नीचे ला सकते हैं, और आप गवर्नमेंट को कैसे एड कर सकते हैं, सोसाइटी की आप कैसे मदद कर सकते हैं, आप कैसे इसका पूरे मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें आपको अपना देश और अपना दुनिया को फिर से हरा भरा और ग्रीनर बनाना है। जैसे जो गो ग्रीन वाला जो है ना, वो एक्चुअली आप उसको ऑन ग्राउंड लेवल कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ना कि सिर्फ स्लोगन के तौर पे, बल्कि रियलिटी में आप उसको कैसे इंप्लीमेंटेशन पे ला सकते हैं, ये आपको देखना है। इसके साथ आ गए हैं हम अंत पे। हमने करा है आज जो किया है हमने, एक बहुत बेसिक और बहुत ज़रूरी टॉपिक हमने डिस्कस किया है, जो कि है थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ। वैसे इस टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको समझ में नहीं आया होगा। मुझे मालूम है कि ये बहुत ऐसा टॉपिक है जो आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार, और बहुत सारी चीज़ें आपको खुद भी पता होंगी। ठीक है, कुछ मैंने एग्जाम्पल अपनी तरफ से शेयर किए, क्योंकि वो मैंने सुने थे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं, बातचीत होती है, तो आपको जानकारी मिलती है। कुछ ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे, तो जो आपको पता है वो आप नीचे लिखिएगा, और जो मुझे पता है वो मैंने आपसे शेयर की है। अब अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि कन्फ्यूजन है, तो क्या करना है, जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट में आपको मालूम है कि हमारे जो जितने भी कोर्सेज हैं हमारे, चाहे वो KG 1 से लेकर 12 तक के कोर्सेज हैं, उसमें फिर हमारे आप NTSC ओलंपियाड सब कुछ कवर करते हैं हम। ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के ऑप्शन में। यहाँ पे जैसे आपको ओलंपियाड, हम ओलंपियाड में बात कर रहे हैं, तो ओलंपियाड का ऑप्शन जाएगा, खोलेंगे आप तो ओलंपियाड का पेज ओपन होगा। इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें आपको इंग्लिश ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, और यहाँ आपको फिलहाल मिलेगा GK ओलंपियाड। ठीक है, GK ओलंपियाड पे अपन गए, वॉच नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, वो क्लिक किया तो इस तरह का पेज ओपन होगा। पूरा सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, जितना आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा, जो भी आप देखना चाहते हैं आपको बस स्क्रॉल करना है। सब कुछ जो है वो अरेंज्ड सीक्वेंस में होगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे वीडियोस आए हैं आपको वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, आपको जो भी देखना है, जैसे आपको देखना है ओवरव्यू, तो वॉच नाउ आपने क्लिक किया, कितने मिनट का लेक्चर है वो भी आपको मिलेगा। आपने इस तरह का वीडियो देखा, जहाँ से आप स्क्रॉल करना चाहते हैं आप देखिए, शुरू से अंत तक देखना चाहते हैं, वेल एंड गुड। ठीक है, मोर वीडियोस का भी ऑप्शन है, नेक्स्ट वीडियो का भी ऑप्शन है। क्लियर हो गया। अब हिंदी के जो हमारे छात्र थे वो बार बार उनको ये दिक्कत हो रही थी कि भाई सब कुछ जो है, जितना भी मटेरियल है वो अंग्रेज़ी में है। तो अब ये जो समाधान है वो आ गया है, हिंदी का जो चैनल है एक्सक्लूसिव मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, वो आ चुका है। तो आपको जो भी लिखा जाएगा वो भी हिंदी में होगा, जो पढ़ाया जाएगा वो भी हिंदी में होगा, मतलब मीडियम जो होगा, माध्यम जो होगा वो हिंदी होगा। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई भी उलझन की बात नहीं है। आपको बिल्कुल, आप सब पढ़ सकते हैं अपनी खुद की, हमारी खुद की अपनी भाषा में। ठीक है, बाकी ये मैग्नेट ब्रेन्स में आपको ये भी मालूम है कि हमारा ओलंपियाड का शेड्यूल कैसा होता है, कब आते हैं हमारे वीडियोस, है ना। तो वो आते हैं हफ्ते के शुरुआती 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। कौन से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्या हो गया, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, और सुबह 10 बजे से आ जाते हैं। 10 बजे सुबह आ जाता है इंग्लिश का, 1 बजे आ जाता है मैथ्स का, 4 बजे आता है साइंस का, और शाम 7 बजे हमारा आता है IGKO का। ठीक है, तो इसमें भी कोई अब दिक्कत नहीं है, आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जब हम YouTube की बात करते हैं तो भी आपको मालूम है कि हमारे जितना भी मटेरियल है वो सब सीक्वेंस वाइज अरेंज्ड है। आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी, कोई पैकेज नहीं देना, जो भी है सब कुछ आपको मिलेगा पूरी तरह घर पे बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस पढ़ना है, और आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी लोग जो हैं उनको पता चले, और लोग जो हैं उनको भी फ़ायदा मिले, और कम से कम क्वालिटी एजुकेशन जो है, जो बेसिक राइट है हमारी, वो सब तक पहुँचे, सब बच्चों तक पहुँचे। ठीक है, अब इसके साथ हम एक और चीज़ ले आए हैं कि हमारे फेसबुक और इंस्टा अकाउंट पे आपको पूरा अपडेट मिलेगा। हमारे जो भी नई वीडियोस आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हमारे पूरा अपडेट अब आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मिलेगा, सोशल मीडिया चैनल्स पे भी मिलेगा। टेलीग्राम का भी चैनल बन चुका है, जो भी डाउट होंगे आपको, जो भी कन्फ्यूजन होगा वो भी क्लियर किया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अपन आएंगे, कुछ और पढ़ेंगे आगे। उससे पहले मुझे हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, जो अपन ने पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लो। बस एक बार रिवाइज कर लोगे ना तो फिर वो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कहीं नहीं जाएगा वो आपके दिमाग से। ठीक है, विथ ऑन दिस नोट, स्टे हेल्दी, स्टे वेल, स्टडी वेरी हार्ड, बी गुड, एंड थैंक यू सो मच।